देखिए हम लोग उत्तल दर्पण की सेकंड कंडीशन को ले लेते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है। तो पहले हम लोगों ने सेकंड कंडीशन आपसे कहती है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, सेकंड में से कंडीशन हमारे पास कहती है अनंत 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 तथा तथा P ध्रुव के बीच। ठीक है, देखिए इसका भी हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने चित्र बना लिए हैं। ये वाला चित्र इसका नहीं बनेगा, ये गलत है। तो आप क्योंकि हम दर्पण उत्तल दर्पण यूज कर रहे हैं तो आप इसका ये वाला चित्र बनाइए। इसका ये भाग पॉलिश हमने कर दिया। ठीक है, ये भाग हमारा पॉलिश हो गया और इसकी भी एक हम लोग लाइन खींच लेते हैं कि आपका P हो गया। देखिए हमारे यहाँ पर जो है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का देखिए सूत्र क्या होता है, वो दोनों दर्पणों में यूज होना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो दर्पण सूत्र हमारे पास क्या है, तो दर्पण सूत्र हमारे पास है। तो दर्पण के सूत्र को हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास सूत्र है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ पर F के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हमें R गिवन है तो सबसे पहले हम F निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, 2F होता है। तो यदि हम F को निकालना चाहते हैं तो F हमारा क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अर्थात हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा F निकल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और इन सवालों को हम लोग सोल्व कर देंगे। और जब आखिरी में हमारी वैल्यू आएगी उसको हम जो है क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करके उसे उलट देंगे, बिल्कुल उसे पलट देंगे। उलट देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर VF ऊपर की तरफ आ जाएगा और क्लियर निकल जाएगा। इसे मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसका आवर्धित वाला फॉर्मूला। क्रियाकलाप 10.7। पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आँख को पानी के ऊपर किसी पासर में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्के को उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए। उनके साथ अपने अनुभवों की तुलना कीजिए। क्रियाकलाप 10.8। किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्के की विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। क्या आप सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उड़ता हुआ प्रतिक्रिया क्लाप 10.9। मेज पर रखे एक सफ़ेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक और इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आइए, रेखा के भाग को पार्श्व से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अभिलंबवत हो। अब आप क्या देखते हैं कि क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए। क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? 10.3.1। कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.10। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाई। शीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD दीजिए। चार एक समान होल पिन लीजिए। 2 पिन मान लीजिए E तथा F ऊर्ध्वाधरता इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर A से कोई कोण बनाती हुई हो।
पिन ई तथा एफ के प्रतिबिंब को विपरीत फलक से देखिए। दूसरी तो पिनो माना जी और एच है को इस प्रकार लगाइए कि ये पिने ई तथा एफ के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हो। पिनों तथा स्लैब को घटाइए। पिन ई तथा एफ को नोकों की स्थिति को मिलाइए तथा इस रेखा को ए बी तक बढ़ाइए। मान लीजिए ई एफ ए बी से बिंदु ओ पर मिलती है। इस प्रकार पिनो जी तथा एच की नोकों की स्थिति को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर सी डी तक बढ़ाइए। मान लीजिए एच जी सी डी ओ पर मिलती है तथा ओ ओ डैश को मिलाइए। ई एफ को पी तक बढ़ाइए जैसा कि चित्र 10.10 में बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु ओ तथा ओ डैश पर परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु ओ तथा ओ डैश दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब एम एन डैश खींचे तथा दूसरा अभिलंब एम एम डैश सी डी के बिंदु ओ पर खींचे। बिंदु ओ पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओ डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों ए तथा सी डी पर आपतन तथा अपवर्तन कोण मानों की तुलना कीजिए। चित्र 10.2 में सतह ए बी तथा एक किरण ई पी तिरछी आपतित है जिसे आपतित किरण कहते हैं। ओ डैश अपवर्तित किरण है तथा ओ डैश एच निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी तथा सी डी पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान है तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक स्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबत आपतित हो तब क्या होगा? स्वयं करके कीजिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। सेकंड हमारे पास रूल कहता है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी के सभी एक ही तल में हमें मिलते मौजूद होते प्रतीत होते हैं तथा यहाँ पर साइन आई इक्वल टू अपॉन में साइन आर होता है जो एक स्थिरांक है। इसी के कारण हम लोग इसे जो है क्या नाम है स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। और ये दोनों लॉ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास अपवर्तन के नियम है। पहले हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे। आइए और इसको डिटेल से समझते हैं। ये कोण जो आपके प्राप्त होंगे वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, एंगल बड़ा होगा और वो 90 से कम होगा के लिए सत्य है, बाकी के लिए सत्य नहीं है। यदि आई आपतन कोण, आर आपके पास अपवर्तन कोण है तो साइन आई अपॉन में साइन आर एक स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कि हर बार हमें एक निश्चित नंबर प्राप्त होगा। 5 चाहे 4 है, जो भी आता है उनका सॉल्यूशन एक निश्चित नंबर प्राप्त है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस स्थिरांक के मान को जो हमें मान प्राप्त हुआ दूसरे माध्यम से, जैसे हम तुलना कर रहे हैं, माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। आइए अपवर्तन के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसे भी आप याद करिए। आइए हम लोग अब विरल और सघन को समझते हैं अपनी कॉपी में के अंदर। जैसे कि हम लोग विरल और सघन माध्यम को समझते हैं तो यहाँ पर है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से वो अभिलंब की ओर क्या करती है? झुक जाती है। तो देखिए इसको देखते हम लोग कैसे। यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास एक रेखा है और ये हम लोगों ने अभिलंब अर्थात नॉर्मल एट द पॉइंट को खड़ा कर दिया। ये क्या चीज़ है? अभिलंब है, अभिलंब है, ये अभिलंब है।
और ये आपके पास यहाँ पर जो मीडियम है, ये मीडियम आपका विरल मीडियम इस समय पर। पहले कंडीशन में क्या है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। पहली कंडीशन में कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। और ये एक आपका सेकंड मीडियम है, ये आपका सघन माध्यम है। ये आपका कैसा है, सघन माध्यम है। सघन का मतलब होता है जिसमें गैप कम हो, सघन माध्यम, सघन माध्यम है। अब क्या हुआ, आपके पास इस जगह पर से प्रकाश की जो किरण है, आपतित किरण, वो प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसने यहाँ से प्रवेश किया, तो ये आपतित किरण है आपके पास। कैसी किरण है ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये प्रवेश कर रही है, तो इसको जो है क्या नाम है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना इसको कैसा चाहिए था, जाना इसको सीधा चाहिए था बिल्कुल। थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा अंतर हो गया, देखिए सीधा जाना चाहिए था इसको। तो इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, इस जगह पर आपके पास जो है ये माध्यम जो हो रहा है चेंज हो रहा है, सघन माध्यम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाएगी। तो धीमी पड़ जाएगी तो जिसको सीधा भागना था वो क्या करेगा, वो आपको इधर की तरफ आपका ये बैंड हो जाएगा, ये इधर बैंड हो जाएगी। ये रेखा क्या होगी, ऐसे ना जा करके किधर जाएगी, ये इधर की साइड पे बैंड हो जाएगी। तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, ये अभिलंब ही है, तो अभिलंब की ओर क्या करती है, ये रेखा आपकी झुक हो जाती है, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल एट द पॉइंट, झुक जाती है। तो ये आपको मैंने विरल से सघन में बताया। अब आपको नेक्स्ट में मैं सघन से विरल में बताता हूँ। जब हमारे पास जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, तो यह विलंब से दूर हट जाती है। तो इसको देखते हम लोग। फिर से हमारे पास एक लाइन है, ये नॉर्मल एट द पॉइंट हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, अभिलंब को खड़ा कर दिया हमने। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। बस मीडियम हमारा चेंज हो गया। अब ये मीडियम आपका सघन हो गया है। ये मीडियम कैसा है, सघन माध्यम है, ठीक है। और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, ये आपका जो है विरल है, विरल। नीचे वाला क्या हो गया, विरल। पहले उल्टा था, ये उल्टा हो गया फिर से। तो अब देखिए क्या नाम है, आपतित किरण तो वैसे आएगी जैसे आ रही थी। आपतित किरण यहाँ पर से आई, तो ये आपतित किरण आ रही है आपकी, आपतित किरण। इंसिडेंट रे आ रही है, आपतित किरण आ रही है। तो इस आपतित किरण को कैसे जाना था, इस आपतित किरण को तो ऐसे जाना था, ऐसे सीधा निकल जाना था, सीधा निकल जाना था। तो इसको क्या होना था, सीधा निकल जाना था। अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम था सघन था, इसमें प्रकाश की चाल धीमी थी, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की चाल आपकी बहुत तेज हो जाएगी, प्रकाश की चाल बहुत तेज हो जाएगी। और जब तेज हो जाएगी तो क्या होगा, तो विरल माध्यम प्रवेश करते ही बहुत सेकंड वाले के अंतर्गत सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और इसी के कारण यह विलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए आपके पास ये एक लाइन हो गई, ये आपका विलंब हो गया, नॉर्मल एट द पॉइंट से बोलते हैं, विलंब हो गया। और यहाँ पर इस समय पर आपका मीडियम जो है ये आपका कैसा मीडियम है, ये सघन है, सघन है, ये सघन माध्यम है। और नीचे वाला कौन सा है, विरल है, विरल माध्यम है। तो देखिए क्या नाम है, आपके आपतित किरण ने ऐसे करके प्रवेश किया, आपतित किरण ने, तो ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण। ये सब आपको लिख रखा, लिख भी दिया मैंने। तो इसको जाना था बिल्कुल ऐसे, जाना था ऐसे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम होने की वजह से, विरल माध्यम होने के प्रकाश की चाल तेज हो गई, तेज होने के कारण ये क्या करेगी, ये लाइन अब ऐसे नहीं, ये बल्कि आपकी जो पास होगी तो ये ऐसे पास होगी, ऐसे, ये ऐसे पास होगी। तो अर्थात ये विलंब से हट जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये दो कंडीशंस आपके पास लागू होती हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब आप लोग आसानी से इस डायग्राम को समझ सकते हो जो बुक से मैंने पढ़ाया था, क्योंकि वो चीज़ें विरल से सघन और सघन से विरल आपको पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए पहले जो है आपको वायु दिखाई दे रही है, वायु एक माध्यम है, कांच आपका दूसरा माध्यम है। तो वायु आपकी पहला मीडियम हो गया और कांच आपका दूसरा मीडियम हो गया। देखिए वायु क्या होती है, वायु के अंदर प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो खड़ा हुआ है आपका एन से डिनोट किया गया है, ये अभिलंब है आपका, ये क्या है, अभिलंब है। और उसके बाद ये आपतित किरण आ रही है, एफ को आपतित किरण के रूप में दिखाया गया है, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, कांच। तो कांच में क्या होगा, दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। वायु आपकी क्या है, विरल है, वायु आपकी विरल माध्यम है, और ये कैसा माध्यम है आपका, सघन है। तो आपको पता है कि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो चाल होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो धीमी पड़ने की वजह से जिस रेखा को ऐसे जाना था वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और फिर उसके बाद यही फिर एक और नॉर्मल एट द पॉइंट हमने कांच के स्लैब में परीक्षित किया कांच में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यही जो आपके पास अपवर्तित किरण है ये चल रही है, तो ये अपवर्तित किरण किस माध्यम है, अभी ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम से किस में प्रवेश करने वाली है, वायु आपका विरल माध्यम है। तो विरल में क्या होती है, विरल के अंदर आपके पास जो प्रकाश की चाल होती है वो कैसी होती है, तेज होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तेज होती है, और सघन में कम होती है। तो अब ये किरण जो उधर से आ रही थी उसको जाना कैसे था, एक्चुअल में जाना था ऐसे, लेकिन वो किरण क्या होगी आपके पास, ये अभिलंब से हट जाएगी, अभिलंब से अब हट जाएगी। वो अभिलंब की ओर झुक गई और ये अभिलंब से हट गई। तो आपको कांच स्लैब के माध्यम से सब कुछ प्रदर्शित किया है, और जो मैंने विरल सघन माध्यम बताया आप उसको देखोगे बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाओगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3.2 अपवर्तनांक। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम से अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है की चाल से चलता है। तो इसे याद रखना बिल्कुल कन्फर्म, आपको मैंने मार्किंग कर दी है। जो प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली दूरतम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसा कि नीचे दिया गया है। चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें तो माध्यम 1 से 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। तो एक में v1 और दूसरे में v2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 के माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत n/1 माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष हम लोग निरूपित करते हैं। तो इसे आपके पास जो है क्या नाम है, n/1 से निरूपित करते इस समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जो हम इसे बताएंगे n/1 कैसे बताएं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अर्थात v1 बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन में v2 से हम इसे निरूपित करेंगे और बताएंगे। इस तरीके से क्या मिलता है हमें, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n/1 से निरूपित किया जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है n/1 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v2/v1 है। तो यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यदि माध्यम क्या है, एक आपका निर्वात हो या फिर वायु हो, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है निर्वात में उसमें, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है जब वायु से कंपेयरिंग की जाती है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। तब किससे डिनोट किया जाएगा, nm से डिनोट किया जाएगा। बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात c/v। तो ये आपके पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला आ गया।
माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, हम इसे अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। सारणी 10.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको क्या ज्ञात होता है कि जल का अपवर्तनांक NW, वाटर हो गया यहाँ पर 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल का वेग जल में प्रकाश की चाल के वेग अनुपात 1.33 है। इस प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng, ग्लास का हो गया, 1.52 होता है। और इसे याद कर लेना क्योंकि ये पूछा गया कई बार पेपरों में, क्वेश्चन में भी आएगा। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी हैं, तथापि आपको इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मली मैं 1-2 का बता दे रहा हूँ, आप उन्हें याद रखिए, बाकी इनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये दिए जाएंगे अगर क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग एक वायु को याद कर लीजिए, एक आप जल को याद कर लीजिए, और एक केरोसिन को, और आप एक हीरे को याद कर लीजिए, और एक आप कांच को याद कर लीजिए। बस यही आपके पास इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बाकी और की आवश्यकता नहीं है। और जो क्वेश्चन होता है तो उसमें दिया जाता है ये। देखिए हमारे पास दर्पण चाहे कोई सा भी हो, तो इसके अंदर हम M आवर्धन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपोन में आपके पास होगा बिंब की ऊंचाई। अपोन में क्या होगा, बिंब की ऊंचाई। तो देखिए इसको कैसे, तो इसे H अर्थात इमेजरी टाइम से डिनोट किया जाता है, और इसको जो है क्या नाम है, बिंब की ऊंचाई को H अर्थात ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इमेज होती है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इससे डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास मान लीजिए बराबर में हम इसे लिख सकते हैं, और हमारे पास मान लीजिए H' और H0 नहीं गिवन है, हमारे पास जो M है वो निकल सकता है एक और तरीके से, क्योंकि इनकी दोनों की क्या होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और बिंब की जो दूरी होती है उसे U से डिनोट करते हैं। बस इस जगह पर आपको माइनस लगाना है। और अगर इन तीनों में से ये तीनों गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो आप इनकी क्रॉस करा दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो जाहिर है कि आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करा न्यूमेरिकल पोर्शन में जाऊँगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप सभी बच्चों से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप सभी इन ग्राफिकल चित्रों को बार बार देखिए और अच्छी तरीके से करिए, और प्लस में जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ साइन, उसको आप याद रखिए। मेरे द्वारा बताए हुए साइन को आप अपने माइंड में फीड रखिए, तो आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्लस माइनस कहाँ पे लगाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप दर्पण के फॉर्मूले को याद कर लीजिए, फिर एक बार आप मैग्निफिकेशन जो आवर्धन होता है उसके फॉर्मूले को याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रकृति होती है वो जो है किस चीज़ पर डिपेंड है, तो M पर डिपेंड है। देखिए M के बारे में क्या कह सकते हैं, तो M यदि आपके पास क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब हो गया अगर माइनस है, माइनस में आ रहा है, माइनस में ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपके पास, प्रतिबिंब हमेशा जो होगा, प्रतिबिंब वो कैसा होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक व सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, इसे आप लिख लेना, वास्तविक होगा। और यदि M हमारे पास क्या हो, M हमारे पास पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, धनात्मक हो, धनात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा हमारे पास, आभासी होगा, आभासी व सीधा होगा, वहाँ पर आभासी वास्तविक व उल्टा होगा, आभासी व सीधा होगा। और यदि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, दूसरी हो गई, तीसरी देखते हैं। तो यदि हमारे पास H जो प्रतिबिंब है वो बराबर किसके हो जाए, H0 अर्थात बिंब के, बराबर जो M होता है, M बराबर 1 होता है, M बराबर 1 होता है, M बराबर 1 होता है।
तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। प्रतिबिंब और बिंब कैसे होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जो आपके पास इमेज है अर्थात प्रतिबिंब है वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, ऑब्जेक्ट से अर्थात बिंब से। अर्थात हम कह सकते हैं कि m क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ गया, लेस देन आ गया 1। तो जब लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। यहाँ पर कौन बड़ा होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वो बड़ा होगा किससे, बिंब से। अर्थात H0 में कर दे रहा हूँ बिंब के लिए, H0 से बड़ा होगा बिंब से। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है 5वीं, यदि H जो आपके पास प्रतिबिंब है वो लेस देन हो जाए किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के लिए 0। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में आपके पास जो है क्या नाम है, m जो है क्या नाम है, लेस देन 1 हो गया है। m जो है लेस देन 1 हो गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपके पास जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब से छोटा होगा। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को आप किससे डिनोट कर रहे हो, प्रतिबिंब को आप H इमेजिनरी से डिनोट कर रहे हो। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो H0 से छोटा होगा अर्थात बिंब से छोटा होगा। तो ये आपके पास m कंडीशन थी उत्तल और अवतल दर्पण में। आइए अब हम लोग समतल दर्पण के केस में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए हम समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की यदि हम बात करते हैं तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है m इक्वल टू वो +1 होता है, +1 होता है। तो ये सीधा सीधा सा हो गया कि यहाँ पर आपके पास जो आभासी पॉजिटिव दर्शाता है कि आभासी प्रतिबिंब होगा, और एक्चुअल में क्या होगा, आपके पास प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि H डैश जिसे आप प्रतिबिंब से डिनोट करते हो और H0 जिसे आप बिंब से डिनोट करते हो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके केस में भाई ये m जो है, m यदि पॉजिटिव है, m यदि पॉजिटिव है तो आप सभी को पता है कि m यदि पॉजिटिव है और m जो है क्या नाम है आपके पास लेस देन, जो 1 है वो m से लेस देन है, तो दर्पण उत्तल होगा। तो दर्पण कैसा होगा आपका, जो दर्पण है वो आपका कैसा होगा, दर्पण आपका क्या डिनोट करेगा, दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। और यदि m आपके पास नेगेटिव होगा, ये बच्चे मैं बार बार इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो m आपका >1 होगा, तो दर्पण आपका कैसा होगा, दर्पण आपका अवतल होगा। दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, अवतल होगा, अवतल। और यदि आपके पास उत्तल और अवतल हो गया तो यहाँ पर दर्पण अवतल होगा, दोनों कंडीशन दे दिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर m आपका नेगेटिव है तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से दो अवतल और अवतल पहचानने के लिए। चलिए आगे आइए हम लोग इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं। हम लोग अपनी ही NCERT बुक से उदाहरण नंबर 10.1 किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है, इसे वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और R के बारे में मैंने बताया था कि अगर R आपका गिवन है, जैसे R यहाँ पर 3 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हमारा काम पहला क्या चीज़ है कि हम इससे F निकाल लें, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 1/b + 1/u/1/f है। तो वहाँ पर हमें R की आवश्यकता नहीं है, हमें F की आवश्यकता है। तो आपको पता है कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है अर्थात R/2 होता है, तो 3/2 हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा। तो मीटर इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, तो आपको उन्होंने बताया है कि यदि यहाँ पर दर्पण से एक बस का मतलब हो गया, यहाँ पर दर्पण से पीछे खड़ी हुई है, तो इसका मतलब आपके पास सीधे सीधे से हो गया, ये आपके पास क्या चीज़ है,
ये आपके पास बिंब की दूरी है, जिससे आप किससे डिनोट करते हो, यू से। तो यू तो मैंने बताया था कि हमेशा उसके आगे माइनस लगा दीजिए, चाहे लेंस का केस हो चाहे वो। तो वो कितना है आपके पास, 5 है। तो अब ध्यान से देखिए कि आपके पास फॉर्मूले में 2 चीज़ें मिल चुकी हैं, एफ भी मिल चुका है, यू भी मिल चुका है। तो अब हम इसका जो है क्या नाम है, अगर हमारे पास तीसरा क्या 1/v गायब है तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे उन्होंने आपसे पूछा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हमें स्थिति बतानी है, उसकी प्रकृति तथा साइज भी बताना है। तो साइज बताना है कि हमें प्रतिबिंब या बिंब छोटे बड़े होंगे, प्रकृति बतानी है वास्तविक या उल्टे आभासी होंगे, और प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है कि किस जगह पर वो स्थित होगा। तो इसको आइए हम लोग सोल्व करते हैं अपनी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही है हमारे पास फॉर्मूला। हमें निकालना क्या चीज़ है, 1/v निकालना है। तो हम 1/v को इधर ही होल्ड कर लें, तो 1/v हो गया इक्वल टू 1/f हो गया, ठीक है। इधर ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1/u हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसकी वैल्यू को भर देते हैं और इसे सोल्व कर देते हैं। तो 1/v इक्वल टू हो गया 1, और आपके पास f की वैल्यू, तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 3/2 आई थी। मैंने उसे कहा था कि आप उसे 1.5 भी लिख सकते हो, और f क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैसा होगा, f यहाँ पर इस जगह पर आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण क्या है आपके पास, दर्पण आपके पास उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के केस में तो u वही माइनस होता है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 1.5, फिर प्लस माइनस में 1, अपोन में देखिए, अपोन में u की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो 5 लगा दीजिए, कोई टेंशन बाजी नहीं है। आइए हम लोग इसको आगे और देखते हैं। तो 1/v आपके पास है, 1/v इक्वल टू, आप इसका डेसिमल हटा करके ऊपर 10 लिख दीजिए। डेसिमल को हटाते ना, पता है दशमलव के बाद एक नंबर है, तो ये कितना हो गया, 10/15 हो गया, 10/15 हो गया कट करके, वो दशमलव हट करके। और माइनस का 1/5 है आपके पास, 1/5 है। तो इसे आप काट दीजिए, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 5 तियाँ कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो मैथ में बताया था 5 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों नंबर अपोजिट है, तो 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया, तो इसका एलसीएम हो गया। तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 15। इसको आप 15 आ गया आपके पास, ठीक है। एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस 3 से इसको भाग करिए, 3 बचे कितने होते हैं, 15, 3 बचे कितने होते हैं, 15, 5 बार गया तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10, माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाइए। फिर उसके बाद पांतियाँ कितने होते हैं, पांतियाँ 15 होते हैं। 3 एकम कितने होते हैं, 3 एकम कितने होते हैं आपके पास, 3 हो गए। तो पांतियाँ आपके पास 3 पचे 15, 5 दूनी 10, और 5 तियाँ 15, 3, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1/v इक्वल टू 10 में से 3 गए आपके पास, कितने बचेंगे, 10 में से 3 गए 7, तो 7/15। तो अब इसको आइए हम लोग आगे देखिए, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/f 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए क्या नाम है, क्योंकि हमें 1/v निकालना है तो हम लोग 1/v को एज इट इज लिखते हैं, और 1/f, और ये इधर प्लस का है तो 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को भर देते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/, तो यहाँ पर देखिए f की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 है, मैंने कहा तो उसे आप लिख सकते हो,
और -1 यू की वैल्यू देखिए -5 है, तो -5 लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसे करना, तो आगे देखते हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या चीज़ है, हमें निकालना है 1/v। तो हम लोगों ने लिखा 1/v और हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1/f ऐसे ही रहेगा। और हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि इधर प्लस का होता है, तो 1/u हो गया। इस जगह पर अब हम लोगों ने वैल्यू को भर दिया, तो 1/f की वैल्यू कितनी होगी मैंने बताया, तो उसे हम जेड भी लिख सकते हैं। तो 1/, क्योंकि 1.5 हो गई। और माइनस और 1/, में इसकी वैल्यू कितनी है, -5। यू की वैल्यू कितनी, -5। तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते थे, इसका पॉइंट हटा के हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 5 तियाँ कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 2/3 आया, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर भी 2/3 लिखा हुआ था, बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने 1.5 करके आपको बताया है। तो देखिए इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे हम इसे, तो ये हो गया आपके पास 2/3, क्या हो गया, ये 2/3 हो गया। और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का आ गया 1/5, 1/5। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपके पास दिखाई दे रहा है वही इसका एलसीएम होगा, तो 15 हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15। 3 से भाग करिए, 3 बचे 15, और 5 दूनी कितने होते हैं, 10। तो एलसीएम लेना जाहिर है कि आप लोग बड़ी क्लास में हो, आपको आता होगा सोल्व करना। 5 तियाँ 15 और 3 एकम कितने हो गए, 3। तो हमने इसको जोड़ लिया, तो हमारे पास जोड़ने पे क्या आया, 10 3 13 आया, 13/15, 13/15। इसको अब आप भाग कर दीजिए, तो पहले इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा क्योंकि 1/v है, आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये उल्टा हो जाएगा, तो v ऊपर जाएगा। जब v ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाएगा, नीचे वाला। जब क्योंकि जब आपने v को ऊपर करा तो v के संग नीचे यहाँ पर 15 है, तो 15 ऊपर जाएगा। और उसके बाद आपके पास 10 जो ऊपर था वो नीचे आया, तो 10 हो गया नीचे। तो इसका मतलब है कि आप इसे भाग कर दीजिए, तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, इस जगह पर आप पॉइंट उठा के लगा दिए 0 के लिए, तो आपका भाग हो गया। तो यहाँ पर आपके पास v जो आता है, v आपके पास आता है 1.10 से हम लोग इसे भाग कर रहे हैं, तो हमारे पास 1.1 मीटर के करीब में 10 से भाग करेंगे, तो 10 बचे 15 हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, 10 और 3 13 होते हैं, तो आप इसे सही कर लीजिए। 10 और 3 13 होते हैं, तो 13 से आप, तो यहाँ पर आपका क्योंकि जाहिर है कि 13 से आप 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 1.15 मीटर। आइए आगे देखते हैं हमारे पास कितना आया था। हमारे पास जो v आया है, v की वैल्यू आई है 1.15 मीटर। तो 1.15 मीटर की आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि जो आपके पास प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे 1.5 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका दर्पण के पीछे बनेगा, के पीछे, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब आभासी और सीधा है, पीछे बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमसे आवर्धन भी पूछा है, तो हम m को निकालते हैं। तो m बराबर आपके पास, आप सभी को पता है कि m बराबर क्या होता है, तो वो होता है HI अर्थात इमेज अपॉन में H0 अर्थात ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब, वो बिंब था प्रतिबिंब, बराबर माइनस का साइन लगता है इसमें, मैंने आपको बताया था। तो v अपॉन में u हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी जो है 2 कंडीशन हमने लोग निकाल ही चुके हैं। तो हमने माइनस का साइन लगाया, v की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, तो कितनी है वो, v की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि माइनस का फॉर्मूले में साइन है, तो पॉजिटिव वैल्यू है 1.15। और उसके बाद अपॉन में हमारे पास जो u की वैल्यू होती है सदैव माइनस में होती है, तो -5 हो गया। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसका पॉइंट हटा करके हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा दिए 2।
इसको हम लोगों ने 5 से भाग करा, तो 5 से भाग करने की 100 की फॉर्म आ गई, तो हम आगे से भाग करते नहीं है। फिर 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए, और 5 तियाँ कितने होते, 15। ये डबल जीरो है, तो डबल जीरो उठा करके इसके 2 पॉइंट पे लगा दीजिए। ये हो गया 0.23, क्योंकि यहाँ पर 2 थे, इस वजह से हम लोगों ने 2 जीरो लगा दिया है, तो 0.23 आया है। तो यही वैल्यू भी हमारे पास कैसी आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट क्या करती है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा, सीधा सीधा सीधा। लेकिन क्या होगा ये, क्योंकि इसका 1 से मान कम आया है, m आपका क्या है, m आपका लेस देन 1 है। तो m आपका लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आकार में छोटा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। ये क्वेश्चन आपके पास मैंने उत्तल दर्पण के थ्रू करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अवतल दर्पण के थ्रू करवा दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। तो आप वहाँ पर जो 10+3 था, मैंने वहाँ पे 10 लिख दिया था, 10+3 = 13 होते हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी उसको मैंने सुधार दिया है। तो आप इस मिस्टेक को इग्नोर करिए और अपने क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से समझिए और सोल्व करिए। मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझाने की कोशिश नहीं की है, बहुत स्लोली, बहुत धीमे, आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। किताब में आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, इस वजह से मैंने अपनी तरफ से इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे देने की कोशिश की है। आइए अब हम लोग अवतल दर्पण के सवाल को देखते हैं। देखिए हमारे पास आपकी बुक से एनसीईआरटी से उदाहरण नंबर 10.2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब दिया गया है, अर्थात आपको H0 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, H0 दिया गया, अर्थात बिंब का साइज आपको दिया गया था। तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बताया था कि क्योंकि ऊपर की तरफ उसकी ऊंचाई होती है, तो हमेशा ये ऑलवेज मुझे लगता है पॉजिटिव ही रहता है। तो ये पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 4 मीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हमें सेंटीमीटर है। और बिंब की दूरी अर्थात यू है। तो यू तो आप जानते हैं कि किसी की भी हो माइनस में आएगी। तो माइनस का 25 सेंटीमीटर है, माइनस का 25 सेंटीमीटर है। और आपके पास एफ गिवन है। तो क्योंकि जाहिर है कि दर्पण आपका कैसा है, अवतल है, तो इसमें सभी कुछ माइनस में ही होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव आपका आता है, H0 जो ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 15 गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके फॉर्मूले में हम लोग रख लेते हैं। तब हमें इसमें निकालना क्या चीज़ है, फिर से वही 1/v निकालना है। तो 1/v निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है 1/f माइनस में 1/1 आपके पास u, ये आपका u था, ठीक है। तो इसमें देखिए हम फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर बराबर में हो गया 1/, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो f की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 15। तो माइनस का कितना हो गया, 15, माइनस का 15 हो गया। माइनस का हम लोगों ने साइन लगाया, फिर 1/, में फिर से माइनस आ गया। u की वैल्यू कितनी है, तो u माइनस का 25 है। हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। तो 1/, में माइनस का 15 तो ऐसे ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता आपका प्लस। तो कितना आ गया, 1/, में 25 आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम। आप लोग 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास। तो यहीं पर हम लोग के एलसीएम भी देख लेते हैं एक बार। तो 15 हो गया और 25। तो इसका एलसीएम ले लिया, तो हम लोगों ने 5 से भाग जा रहा है, तो 5 तियाँ 15 हो गया और 5 पंचे 25। अब किसी कॉमन नंबर से तो ये डिवाइड नहीं हो रहे दोनों, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, तो यहाँ पर आपके पास
जो डिवाइडेशन होगी वो आपके पास 5 तियाँ 15 और 15 पचे 75। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 75 आ गया। कितना आ गया, 75। तो इस 15 से भाग करिए तो 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो माइनस का 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस। और 25 तियाँ 75 होते हैं तो 3। तो देखते हैं आगे। और देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी जो है अवतल उत्तल दर्पण के चित्र को बनाने के लिए हमें रेखाओं का ज्ञान होना नेसेसरी है। तो देखिए, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है आपके पास। अवतल दर्पण का ये पोलिश वाला पृष्ठ है, इससे जाती हुई एक सीधी लाइन हमने खींची, इसको हम लोग पी मानेंगे, बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक है। और उसी से पी और ए हमारा पॉइंट एफ हो गया। तो पी और एफ की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर आपके पास सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहली लाइन हमेशा हमारे पास आ रही है तो सीधी आ रही है, समांतर आ रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये हमेशा जो है कहाँ से पास करेगी, आपकी एफ से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, हमेशा एफ से पास करेगी, ठीक है। तो एफ से पास करेगी। और उसके बाद अगर वो लाइन ऐसे भी समांतर चलती है तब भी जो है क्या नाम है, वो एफ से ही पास करेगी। तो इस जगह पर आपके पास चित्र बनेगा पहले, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है। तो आइए हम लोग सेकंड लाइन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लाइन थी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आती है वो कहाँ से पास होती है, वो आपके पास एफ से गुजरती है, एफ से परावर्तित होगी, एफ से परावर्तित होगी। फिर से हम लोगों ने एक दर्पण को बना दिया, पोलिश वाला भाग है, अवतल दर्पण है। देखिए इसके जो है क्या नाम है, ये पी पॉइंट है आपका, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास सेकंड कंडीशन में रे क्या होती है कि अगर रे आपके पास एफ से आ रही है, एफ से आ रही है, तो एफ से आ रही है, ठीक है, तो ये आ रही है किरण। तो ये जो है टकराने के बाद, ये जो है टकराने के बाद आपके पास मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो कहाँ से, एफ से आ रही है आपतित किरण, एफ से आपतित किरण आ रही है, तो आपतन कोण बना रही है, और अवलंबन कराने के बाद उसके बाद ये क्या होगी, परावर्तित किरण में कन्वर्ट हो जाएगी और परावर्तन कोण बनाते वापस चली जाएगी, परावर्तन कोण बनाते वापस चली जाएगी। तो मैंने आपको जो है क्या नाम है यहाँ तक आपको समझा दिया है, आगे और देखते हैं नेक्स्ट में। हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन 13.3 प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या आप यह सब सरल रेखा में चलते या अपनी दिशा बदलता है। हम अपने दैनिक प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जब कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित, आइए बच्चों हम लोग 10.3 प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरी किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर
अर्थात पानी के ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करते हैं। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों से एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलापों करके समझते हैं। क्रियाकलाप 10.7। पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्के को उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए। उनके साथ अपने अनुभवों की तुलना कीजिए। सारणी 10.3 में नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक होगा। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशित सघन, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व के जल से कम है। किसी माध्यम की प्रकाश की अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशित घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाशित घनत्व का एक निश्चित समप्रकृतार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशित विरल माध्यम तथा प्रकाशित सघन माध्यम होता है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है? तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। तो इसे याद कर लीजिए थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा विलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इसकी चाल तथा यह विलंब से दूर हट जाती है। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं सब कुछ। 10.3.3 गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तनांक। आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धन लेंस का उपयोग करते देखा होगा। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है या किनारे से? चश्मे में हम लोगों के लेंसों को ही उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है? इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुई कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय में लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंसों को हम लोग द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। कहाँ पर मोटा होता है? बीच से, किनारे पे नहीं होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12a में दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये भी याद करना, अभिसारी लेंस कभी कभी दे दिया जाता है, क्या होता है। तो इस प्रकार द्विअवतल, तो ये आपका क्या हुआ? अभिसारी लेंस हुआ। कौन सा वाला? वही उत्तल लेंस हुआ। तो उत्तल लेंस का ही नाम क्या है आपका? उसी का नाम आपका अभिसारी लेंस है, क्योंकि ये
क्या करता है, ये अभिसरित करता है। किरण को क्या करता है, ये प्रकाश में अभिसरित कर देता है। इसके तीनों नामों को याद रखना है। ये द्वि उत्तल लेंस भी हम इसे बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस, जैसे अभी आपने पढ़ा द्वि उत्तल लेंस, या फिर इसे हम लेंस मतलब उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये अभिसरित करता है तो इसे इस वजह से इसे अभिसरित लेंस भी कहते हैं। तो देखिए आपको ये उत्तल लेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ये इसका क्या होता है, ये इसका ये परावर्तक पृष्ठ होता है, यहाँ पर से परिवर्तित होती है। तो इस जगह पर तो आपके पास पैरेलल लाइन्स आ रही हैं, लाइनों के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वही लाइनें यहाँ पर भी वर्क करती हैं। तो ये लाइनें यहाँ पर आती हैं, तो इस जगह पर से जो है क्या नाम है, ये आपके पास अभिसरित हो रही हैं, ये अभिसरित हो रही हैं। तो आपको पता था जितनी भी पैरेलल लाइन से जो प्रिंसिपल एक्सिस अब यहाँ पर आएगा, मुख्य अक्ष की समांतर आती है, तो हमेशा कहाँ से होती हैं, तो वहाँ से हमेशा जो है एफ से वो अभिसरित होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो होंगे, एक F1 होगा, इसके दो होंगे, क्योंकि द्वि फोकस लेंस है तो इसके दो F1 और F2 होंगे, प्रकाशित केंद्र होंगे। तो यहाँ पर से इस जगह पर से O से ऑप्टिकल से ये प्रकाशित होगा और इधर की तरफ ये अभिसरित होकर के मैच होगा। तो इसको हम लोग अभी डिटेल से ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है जितना मैंने बताया है। तो देखो यहाँ पर आपको ये द्वि उत्तल लेंस आप इसे कहो, या फिर इसे आप उत्तल लेंस कहो, या फिर इसे आप अभिसारी लेंस कहो। तो ये सभी के सभी आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं नाम, तो आप इसको इन नामों से भी जानते हो, तो आप इसको याद करिए कि अभिसारी लेंस है। तो यहाँ पर इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, यहाँ पर इसके दो प्रकाशित केंद्र होंगे F1 और F2। इसी प्रकार से जो वहाँ पर हम लोग C को डिनोट करते थे, तो यहाँ पर एक 2F1 इसका हो जाएगा और 2F2 भी हो जाएगा। तो इस जगह पर से ये जो है अपसरित हो रही है, तो इसी वजह से इसे अपसारी लेंस कह रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसी प्रकार द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित होता है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12b में दर्शाए अनुसार अपसरित करता है, तो इसी वजह से ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। और द्वि अवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है, केवल अवतल लेंस के नाम से। वैसे इसके भी तीन नाम होंगे, जैसे अभी आपको बताया है। यहाँ पर आप लोग अवतल लेंस के चित्र को भी देख सकते हो। इसी प्रकार से आप इसे अपसारी लेंस कहते हो, ये पॉइंट याद रखना जरूरी, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। उसे अभिसारी कहते हैं, इसे अपसारी कहते हैं, इसे भी द्वि अवतल लेंस कहते हैं, और इसे ओनली हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ गोले का भाग होता है। इन गोलों के लेंस को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोले के भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः C अक्षर से डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र है, इसी वजह से इसे C1 और C2 से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि मैंने दिखाया था। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु उसका प्रकाशित केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः O अक्षर से इसीलिए करा जाता है, क्योंकि कभी कभी आप तो ऑप्टिकल लिखा होता है, जहाँ पर आपके पास चश्मे वगैरह बनाए जाते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास इसका द्वारक अर्थात अपर्चर। इस अध्याय में अपने विवेचना में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशित केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे पतले लेंस होते हैं। जब किसी लेंस का पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.11 चेतावनी। इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से न देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंखों को क्षति हो सकती है। एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़ी से सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित कीजिए। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबनेगा। कागज तथा लेंस की कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। कागज को देखिए क्या होता है। ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप 10.2 के अपने अनुभवों को स्पष्ट कीजिए।
सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य ने आने वाले प्रकाश की किरणें समांतरित होती है। लेंस द्वारा किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट पर एक चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके कारण कागज जलने लगता है। अब हम लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 10.12 में तथा अवतल लेंस के 10.12b में दर्शाया गया है। चित्र 10.12a को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये मुख्य फोकस है जिसे ओ से डिनोट किया गया था। आइए अब हम एक उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की बिंदु से अपसरित हो रही है, प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ के समांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा द्वारा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर F का प्रयोग किया जाता है। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। इसे F1 और F2 से निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को लेटर F से डिनोट किया जाता है। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? क्रियाकलाप 10.11 को स्मरण कीजिए। यह क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति क्रियाकलाप 10.11 को स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी को लेंस की सन्निकट फोकस दूरी कहते हैं। 10.3.4 लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। इन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है? आइए अब हम पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करेंगे। 10.12 एक उत्तल लेंस लीजिए। क्रियाकलाप 10.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके कांच समांतर सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो स्रोतर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशित केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के F तथा 2F तदनुरूपी हों। इन्हें उचित अक्षरों द्वारा प्रकट कीजिए, जैसे क्रमशः 2F1, F1, F2 तथा 2F2। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफ़ी दूर रखिए। लेंस के विपरीत में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट या तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज को नोट कीजिए। क्रियाकलाप में बिंब को 2FN से थोड़ा दूर तथा 2F1 तथा 2F1 पर तथा F1 और 0 के बीच में रखकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणी मत कीजिए। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.4 में दिया गया है। उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस जगह पर क्या है आपके पास, जो वहाँ पर अवतल लेंस के संग आप लोगों ने दर्पण में किया था, सेम यहाँ पर उत्तल लेंस के संग होगा। सब कुछ वही स्थिति रहेगी जैसा वहाँ पर था। बस फर्क कितना हो गया कि वो दर्पण था और ये आपके पास लेंस है। तो सारी स्थिति वही है। इसको हम लोग चित्र में बनाकर देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो अब किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का क्रियाकलाप द्वारा अध्ययन करते हैं। तो क्रियाकलाप 10.13 है। एक अवतल लेंस लीजिए। इसे स्टैंड पर रखिए। लेंस के एक ओर जलती हुई मोमबत्ती रखिए। लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब का परीक्षण कीजिए। प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रतिबिंब लेंस से सीधे ही रखिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, अपेक्षित साइज, सन्निकट स्थिति नोट कीजिए। मोमबत्ती को लेंस से दूर हटाइए तथा प्रतिबिंब साइज में परिवर्तन नोट कीजिए। जब मोमबत्ती को लेंस बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको जो है क्या नाम है,
अवतल लेंस के द्वारा दिखाया गया है। तो वहाँ पर जो है आप लोगों ने उत्तल दर्पण के संग जो इमेज बनाई थी उसी तरीके की इमेज यहाँ पर आपके पास अवतल लेंस के संग बनेगी। तो उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। ऐसी फॉर्मूले में भी वहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो सभी में यही डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो इस इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? अवतल लेंस सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब की कहीं भी स्थिति क्यों ना हो। तो ये आपको प्राप्त हो गया है। दो ही कंडीशन में इसका चित्र बनेगा। 3.5 किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता करेगा। लेंसों के किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पणों की भांति हम निम्न प्रकार से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। पहली किरण है बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात